दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध, सिर्फ एक संयोग मात्र होगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो म्यूजिक अरसा 777 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और गेविन, जो शू सिटी में थे, उन्हें वापस बुला लिया गया था। लेकिन ध्रुव ने अभी तक शू सिटी लौटने का फैसला नहीं किया था। उसे सैली से साथी पर भरोसा करने की पुष्टि करनी थी और फिर ही वह इस कदम से आगे बढ़ सकता था। साथ ही बॉबी ने उसके माता पिता के मुआवजे के पैसे भी वापसी कर लिए थे। ध्रुव ने सोचा, मुझे यह भी देखना है कि क्या मैं अटल डायना को अपने परिवार के साथ रिवर सिटी में शिफ्ट होने के लिए मना सकता हूं। वह ऑफिस में थोड़ा आराम कर रहा था जब फोन की आवाज ने उसे जगा दिया। फोन उठाने पर दूसरी तरफ राघव था। देव, तुम मुझे भूल गए हो क्या? इतने समय से संपर्क भी नहीं किया। राघव ने झुंझलाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है राघव, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त था, खाली समय नहीं मिला। वादा करता हूं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं लेक सिटी जरूर आऊंगा। ध्रुव ने सफाई दी। हाँ, पता है कि तुम बिजी हो। एसएसआई में हर कोई तुम्हारे हाल के कारनामों की बातें कर रहा है। यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने जयकरी को हराया है, और वो भी ऐसे जब 8 महानों में से एक को हराना मुश्किल समझा जाता है। राघव ने आगे जोड़ा। और तुमने टी ग्रुप के लड़कों को रिवर सिटी से बाहर कर दिया। सच में मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने पावरफुल हो। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनता रहा। राघव ने अपनी बात जारी रखी। जब बिल ने बताया कि गोल्डन लीफ होटल में तुम्हारी एंट्री हुई थी, तो सबने सोचा कि तुम बस एक सामान्य कुलीन परिवार के उत्तराधिकारी हो। लेकिन अब लगता है कि तुम्हारे पास कुछ खास ताकत है जो सिर्फ पहले उत्तराधिकारी को ही मिलती है। मुझे लगता है तुम किसी बहुत पावरफुल परिवार से हो। ध्रुव मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। तुम्हारे जैसी पोजीशन वाले लोग आमतौर पर एसएसआईसी के 3 बड़े अधिकारियों के बराबर होते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं। ओह, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो राघव, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। तारीफ? बिल्कुल नहीं। एसएसआई में कुछ ही लोग जयकरी का सामना कर सकते हैं, और उसे हराना तो दूर की बात। वैसे क्या तुम अभी भी रिवर सिटी में हो? क्यों, क्या बात है? ध्रुव ने पूछा। आओ, खुद पता करो। ठीक है, मैं वैसे भी रिवर सिटी के पास ही हूं। फिर मिलते हैं। टाइम फिक्स करते ही मैं तुमसे संपर्क करूंगा। फोन रखते हुए ध्रुव ने गहराई से सोचा। अब जब लोग उसकी असली क्षमता देख रहे थे, तो उसे बड़े खिलाड़ियों के साथ काम करना शुरू करना था। ध्रुव को धीरे धीरे यह एहसास हो रहा था कि वह अभी भी आत्मनिर्भर रूप से मजबूत नहीं है। उसने अब तक ऐसा कोई प्रभाव नहीं बनाया था जिसे स्वायत्त कहा जा सके। उसे यह भी पता था कि उसे पैसे खर्च करने का कोई और तरीका खोजना होगा। उसने सोचा, मिस तानिया ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? उसे वहां काफी समय हो गया है। क्या वह पैसे खर्च करना नहीं चाहती? ध्रुव के लिए यह स्थिति अजीब थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे पैसे खर्च करने में दिक्कत होगी। दोपहर को ध्रुव ने साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस की सेल्स वुमन त्रिशा से संपर्क किया। उसने पूछा कि क्या वहां अभी भी कोई यूनिट खाली है। ध्रुव का प्लान था कि वह एक घर आंटी सैली और दूसरा आंटी डायना के लिए खरीदे, फिर उन्हें गोल्डन लीफ होटल में नौकरी दिलवा दे। भले ही उनके पास कोई खास स्किल ना हो, लेकिन एक आसान सी नौकरी से उन्हें सालाना कुछ लाख डॉलर मिल जाते। इससे वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकती और रिवर सिटी में सेटल हो सकती। त्रिशा यह सुनकर बेहद खुश थी। उसे पहले भी ध्रुव से बड़े सौदे का कमीशन मिला था, और अब वह फिर से खरीदारी करने आया था। उसने सोचा, वह कितना अमीर आदमी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं फिर से उससे डील कर रही हूं। ध्रुव त्रिशा के साथ जगह देखने के लिए बिक्री विभाग गया। जब उसने वहां कदम रखा तो बाकी सेल्स लेडीज के मन में पिछली बातें ताजा हो गईं। उन्हें याद आया कि कैसे ध्रुव पहले भी शोरूम की लॉबी में खड़ा था और कोई उसकी सेवा करने नहीं आया। त्रिशा,
जो नई थी, आगे बढ़ी और उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। इस बार जैसे ही सेल्स लेडीज ने ध्रुव को देखा, वे उसकी ओर दौड़ पड़ी। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? सर, क्या आप घर खरीदने आए हैं? मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। सर, ये मेरा कार्ड है, आप जब भी चाहें मुझसे संपर्क करें। ध्रुव मुस्कुराया और कहा, माफ करना लड़कियों, मैंने पहले ही त्रिशा के साथ अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। फिर वह भीड़ से निकल गया। त्रिशा चाबियां लेकर आई और बोली, मिस्टर ध्रुव, चाबियां तैयार हैं, हम अब चल सकते हैं। प्लीज, आपके बाद। वे दोनों साथ साथ ब्लॉक देखने चले गए। पीछे शोरूम में बाकी सेल्स लेडीज चर्चा करने लगीं। मुझे यकीन है कि त्रिशा का उससे कोई खास रिश्ता है, और नहीं तो क्या, वरना वह उससे इतनी महंगी जगह क्यों खरीदेगा? यह लड़की खुद को मासूम दिखाती है, लेकिन असल में चालाक है। उनकी आवाज में जलन साफ झलक रही थी। ब्लॉक 1 में कोई यूनिट खाली नहीं थी। ध्रुव ने ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में एक यूनिट खरीदी, जिनकी कीमत करीब 100 मिलियन थी। शोरूम में वापस आकर उसने 10% जमा राशि का भुगतान किया और त्रिशा से कहा कि बाकी प्रक्रिया के लिए वह बाद में आएगा। बिक्री में 200 मिलियन का इजाफा हो चुका था। पिछली बार बेचे गए $400 मिलियन के साथ त्रिशा ने अकेले ध्रुव से $6 मिलियन का कमीशन कमा लिया था। मैनेजर तक उसके नंबरों को देखकर ईर्ष्या कर रहा था, और बिक्री क्षेत्र में उसके सहकर्मी तो और भी ज्यादा। कुछ सेल्स कर्मचारी खुद को कोस रहे थे कि उन्होंने पिछली बार ध्रुव की सेवा नहीं की। इसके बाद ध्रुव आंटी सैली, अंकल यूसुफ और अपनी कजिन लिली को उनकी नई जगह दिखाने के लिए ब्लॉक 1 ले गया। हालांकि सैली का ऑपरेशन 1 दिन पहले ही हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें हल्की फुल्की मूवमेंट करनी चाहिए, क्योंकि यह छोटा सा ऑपरेशन था। डॉक्टर के मुताबिक वह 1 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। जब वे ब्लॉक में पहुंचे तो ध्रुव ने उन्हें घर दिखाया। यह जगह ध्रुव के अपने घर जितनी आलीशान नहीं थी, लेकिन इसका डिजाइन शानदार था। आखिर इसकी कीमत $100 मिलियन थी। सैली ने चारों ओर देखा और पूछा, ध्रुव, हमें यहां क्यों लाए हो? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी सैली, अंकल यूसुफ, इस जगह के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? सैली ने तुरंत जवाब दिया, यह जगह तो वाकई बहुत शानदार है, लेकिन हम इसे खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते। उन्हें इसकी कीमत नहीं पता थी, लेकिन देखकर ही अंदाजा लग रहा था कि यह सस्ती नहीं होगी। ध्रुव ने हल्के अंदाज में कहा, आंटी, मैंने यह जगह पहले ही खरीद ली है, बस कागजी कार्रवाई बाकी है। आपको बस अपना आईडी कार्ड लाना होगा और यह जगह आपकी हो जाएगी। सैली और यूसुफ को ध्रुव की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि उन्हें यह शक था कि ध्रुव शायद यह घर उन्हें देने की पेशकश करेगा, लेकिन जब ऐसा सच में हुआ तो वे हैरान रह गए। सैली ने तुरंत कहा, क्या ध्रुव, तुमने यह जगह खरीदने के लिए कितनी मेहनत की होगी? हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। यूसुफ ने भी हामी भरी, हाँ बेटा, यह जगह बहुत महंगी है, हम इसे नहीं ले सकते। इस बीच लिली खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर के नजारे देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने सोचा, अब से यह मेरा नया घर होगा। ध्रुव अगर दे रहा है तो हमें लेना चाहिए। उसे मना करने का क्या मतलब? वैसे भी वह हमारी ना नहीं मानेगा। लिली के मन में एक और बात भी थी। वह अपने माता पिता को अपने कार्ड पर मौजूद $100 मिलियन के बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। ध्रुव ने फिर कहा, आंटी सैली, अंकल यूसुफ, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। प्लीज इसे मेरी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। अगर आप लोग इस उपहार को नहीं लेंगे तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने रुककर अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा, अगर मैं आप लोगों के साथ न रहता और बॉबी के साथ ही रहता तो वह मुझे परेशान करता रहता। कौन जाने, शायद मैं बड़ी होकर एक मुश्किल इंसान बन जाता।
मुझे याद है जब मैं पहली बार आपके घर आया था तो मैं बिल्कुल खामोश और ठंडा लड़का था, लेकिन आप लोगों ने मुझे परिवार का प्यार दिखाया। आपने मुझे यह सिखाया कि असली अपनापन क्या होता है। उसी ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया। अब जब मेरे पास साधन हैं तो मैं आपका एहसान चुकाना चाहता हूं। प्लीज इसे स्वीकार करें। ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, मानो अपने अंदर की सारी भावनाएं शब्दों में ढाल रहा हो। सच तो यह है कि अगर वह पिछले 2 सालों से आंटी सैली के परिवार के साथ न रहता तो शायद वह स्कूल छोड़ देता और एक ऐसे रास्ते पर चला जाता जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। ध्रुव की बातें सुनकर सैली की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, ध्रुव, तुमने अब अपनी पहचान बना ली है। काश तुम्हारे माता पिता यह सब देखने के लिए यहां होते। अगर वे आज जिंदा होते तो यह देखकर बेहद खुश होते कि तुमने क्या क्या हासिल किया है। सैली के पति यूसुफ ने ध्रुव की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए सोचा। जब सैली पहली बार ध्रुव को घर लेकर आई थीं, तो यूसुफ इसके खिलाफ थे। आखिर उनके पास पहले से ही एक बेटा और एक बेटी थी। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था और ध्रुव की स्कूल फीस और रहने खाने का खर्च उठाना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन सैली ने इस फैसले पर जोर दिया तो यूसुफ के पास इसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि शुरुआत में वह इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ध्रुव के साथ कभी अलग व्यवहार नहीं किया। उन्होंने सोचा, अब जब वह हमारे साथ है तो उसके साथ गलत बर्ताव करने का कोई मतलब नहीं। यूसुफ समझते थे कि यदि कोई अपने भतीजे को अपने घर में जगह देता है तो उसे भी अपने बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए। यूसुफ के खुले विचारों और सैली की संवेदनशीलता ने ध्रुव को घर जैसा माहौल दिया। ऐसा माहौल जो शायद उसे अपने चाचा बॉबी के साथ रहने पर कभी नहीं मिलता। अब जब ध्रुव ने यह शानदार गिफ्ट उनके लिए खरीदा था तो सैली और यूसुफ के पास इसे अस्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसके बाद ध्रुव यूसुफ को कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए शोरूम की लॉबी में ले गया। सैली और लिली उनके नए घर में उनका इंतजार कर रही थीं। घर शानदार ढंग से सजाया गया था और हर जरूरत की चीज वहां मौजूद थी। अब बस उन्हें अपना सामान लाकर यहां रहना शुरू करना था। कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने और 100 मिलियन की पूरी राशि का भुगतान करने के बाद ध्रुव को सिस्टम में एक और शानदार अंक मिला, जिससे उसके कुल स्कोर 81 हो गए। आंटी सैली के परिवार को नए घर में बसाने के बाद ध्रुव अपनी कार से जेसी को लेने रिवर सिटी हाई स्कूल गया। इसके बाद उसे अपने घर छोड़ने से पहले नए घर का एक त्वरित दौरा करवाया। अगले दिन रविवार था। ध्रुव ने सोचा कि राघव उससे संपर्क करेगा, लेकिन पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी राघव का कोई कॉल नहीं आया। रात में तारा का फोन आया। उसने कहा कि वह 2 दिन तक ध्रुव के कॉल का इंतजार करती रही। तारा ने याद दिलाया कि ध्रुव ने उस हफ्ते उसके घर आने का वादा किया था। तभी ध्रुव को याद आया कि उसने सचमुच यह वादा किया था, लेकिन आंटी सैली के साथ हुए घटनाक्रम के कारण वह अपने वादे को पूरा नहीं कर सका। उसने तारा से कहा कि अब अगली बार आएगा। दोपहर में ध्रुव को एक और खुशखबरी मिली। तानिया ने फोन करके बताया कि टीम लगभग तैयार है। उसकी पेशकश ने कई प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित कर लिया है और चीजें सही दिशा में बढ़ रही थीं। ध्रुव ने उसे किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में निवेश करने को कहा और पैसे की चिंता न करने के लिए कहा। उसने एंडी से संपर्क करने के लिए भी कहा ताकि वह उसे बता सके कि उसके पास निवेश करने के लिए 5 बिलियन है। आखिरकार उसके पास 50 भव्य पॉइंट थे और वह चाहता था कि एंडी उन्हें पहले रखे। वर्तमान में उसे भव्य अंक प्राप्त करने के लिए पैसे खर्च करने की सख्त जरूरत थी। वह देखना चाहता था कि अगर उसके पास और भव्य अंक हों तो क्या वह सिस्टम को बेहतर बना सकता है, क्योंकि उसे लगता था कि वह अभी तक अपने शरीर और दिमाग दोनों के लिए अपने चरम पर नहीं पहुंचा है।
पॉल के अनुसार कुछ एकांतवासी मास्टर अभी भी उनके वर्तमान आंकड़ों के आधार पर उन्हें हरा सकते हैं। मैं इस तथ्य को कैसे स्वीकार कर सकता हूं कि मैं सबसे अजेय व्यक्ति नहीं हूं, जबकि मैंने धोखा दिया है? जल्दी करो और मुझे अब ऊपर ले जाओ, अन्यथा इस प्रणाली का क्या उपयोग है? आखिरकार भगवान ने उसे इतना अच्छा अवसर दिया था कि वह इसे बर्बाद नहीं कर सकता था, उसे इसका पूरा लाभ उठाना था। ऐसे ही एक और सप्ताह बीत गया और एक नया सप्ताह शुरू हो गया। सोमवार ध्रुव की सुबह की कक्षाएं थीं। दोपहर में वह अपने स्कूल के मार्शल आर्ट क्लब की बैठक में शामिल हुए। वह वहां कुछ गुप्त तकनीकें सीखने गए थे। वर्तमान में वह केवल अपने शरीर और मन पर निर्भर था, जिसे उसने स्तर ऊपर कर लिया था। इसका मतलब यह था कि उसके पास खुद को बचाने के लिए केवल अपनी वर्तमान ताकत और सजगता थी, बिना किसी अन्य चाल के। वह कुछ शक्तिशाली तकनीकें सीखना चाहता था, या शायद कुछ मार्शल आर्ट सीखना चाहता था, ताकि देख सके कि क्या वह अपनी युद्ध शक्ति में सुधार कर सकता है। जब से वह लापरवाही से 18 ड्रैगन टैमिंग पंच जोड़ने में विफल रहा और उसके 10 भव्य अंक काट लिए गए, तब से ध्रुव ने यादृच्छिक कौशल, विशेष रूप से मार्शल आर्ट कौशल जोड़ने की हिम्मत नहीं की। वह नहीं जानता था कि वे अस्तित्व में भी हैं या नहीं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके 10 और शानदार अंक काट लिए जाते। शुरू में उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। आह, मैं कितना गरीब हूं। वह अपनी विश्वविद्यालय की एक इमारत में गया जो सभी क्लबों और सोसाइटियों को समर्पित थी। बेशक क्लबों और सोसाइटियों को वहां अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए शुल्क देना पड़ता था, लेकिन सभी बड़े क्लब वहीं स्थित थे। जब ध्रुव मार्शल आर्ट्स क्लब के फ्लोर पर पहुंचे तो उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और लोगों से भरा एक बड़ा हॉल देखा। उनमें कम से कम कुछ 100 लोग थे। पुरुष और महिलाएं दोनों थे, लेकिन पुरुष बहुसंख्यक थे और वे सभी अपने घुटनों पर बैठे थे। ध्रुव दंग रह गया। क्या वे अभी अभ्यास कर रहे हैं? मैंने सोचा था कि मार्शल आर्ट क्लब में लड़ने झगड़ने आदि का अभ्यास कराया जाता है। वे बस वहां बैठकर अपनी सांस लेने का अभ्यास क्यों कर रहे हैं? हालांकि ध्रुव ने करीब से देखा तो पाया कि अभ्यास शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि उनमें से अधिकांश अभी भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ध्रुव को आखिरी पंक्ति में एक सीट मिली और वह बैठ गया। उन्होंने अपने बगल में बैठे एक सदस्य को धक्का देकर पूछा, भाई, हम क्या कर रहे हैं? लोगों ने ध्रुव की ओर देखा और पूछा, क्या आप मार्शल आर्ट क्लब के सदस्य नहीं हैं? अरे, मैंने आज ही शुरुआत की है और मैं आप लोगों के साथ जुड़ने ही वाला हूं। अच्छा, तुम ठीक समय पर आ गए। आज हम लूना शोरन से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे क्लब की अध्यक्ष हैं और 3 कैंपस बेले में से एक हैं। लूना शोरन, क्या वह 3 कैंपस बेले में से सबसे रहस्यमयी नहीं है? वह मार्शल आर्ट क्लब की अध्यक्ष हैं। मार्शल आर्ट क्लब की अध्यक्ष एक महिला है। तुम मजाक कर रहे हो। इनमें से कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं उठ खड़ा हुआ? मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने एक महिला को अपने ऊपर शासन करने दिया। अरे भाई, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि लूना मार्शल आर्ट क्लब की अध्यक्ष है? क्या वह बहुत अच्छी है? बेशक वह यहां सिर्फ 3 चालों में हम में से किसी को भी हरा सकती है। क्या वह इतनी उग्र है? क्या भविष्य में उसे पति मिल पाएगा? भाई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? राष्ट्रपति शोरन 3 कैंपस बेले में से एक हैं। क्या तुम्हें पता है कि उनका पीछा करने वालों की लाइन कितनी लंबी है? लाइन शायद एसआरएमयू तक पहुंचती है। एसआरएमयू को? क्या वह गंभीर है? यदि आप एसआरएमयू के सभी लड़कों को भी पंक्ति में खड़ा कर दें तो भी यह एसआरएमयू तक नहीं पहुंचेगा। उसके बाद ध्रुव ने कोई और सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय वह चुपचाप बैठा रहा। वह देखना चाहते थे कि मार्शल आर्ट क्लब के अध्यक्ष क्या कहते हैं। इसके तुरंत बाद सफेद प्रैक्टिस यूनिफॉर्म पहने एक नई और काबिल दिखने वाली युवती
पोनीटेल के साथ मंच के पीछे से निकली और पोडियम पर चली गई। उसके बाद वह भी बाकी लोगों की तरह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। यह लूना ही होगी, उसने सोचा। यद्यपि ध्रुव 3 वर्षों तक SRU में छात्र रहा था, लेकिन अपने खाली समय में वह हमेशा अपनी अंशकालिक नौकरी में ही लगा रहता था। वह जानता था कि आंटी सैली और आंटी डायना का परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हर समय काम करके वह उन पर से कुछ बोझ कम कर सकता था और साथ ही काव्या के लिए छोटे मोटे उपहार खरीद सकता था या उसे कभी कभार कुछ अच्छा खाने के लिए बाहर ले जा सकता था। यही कारण था कि वह लूना के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, जो कि 3 कैंपस बेले में से सबसे रहस्यमयी थी। वह एवा को सबसे अच्छी तरह जानता था क्योंकि वे हमेशा एक साथ ही अपनी कक्षाएं लेती थीं। हालांकि ध्रुव आखिरी पंक्ति में बैठा था और लूना से थोड़ा दूर था, लेकिन अपनी तेज नजर के कारण वह लूना को बाहर आते ही साफ साफ देख सका। दृश्य निरीक्षण के बाद वह बता सकता था कि लूना कम से कम 5 फुट 9 इंच की थी, जो लगभग उसके बराबर लंबी थी और निश्चित रूप से उसके विश्वविद्यालय की सबसे लंबी लड़कियों में से एक थी। उसका चेहरा नाजुक अंडाकार था, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी पलकें और ऊंची नाक थी। उसके चेहरे की विशेषताएं बिल्कुल सम्मित दिखती थीं और उसने कोई मेकअप नहीं किया था। वह एक पूर्ण प्राकृतिक सुंदरता थी और आश्चर्यजनक रूप से उसकी त्वचा कांच की तरह चिकनी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह 3 कैंपस बेले में से एक थी। उसकी रहस्यमयता के कारण ऐसा लगता था मानो उसके पास किसी प्रकार की अलौकिक आभा हो। ध्रुव ने अपने आसपास खड़े सभी लोगों की ओर देखा जिनके मुंह से लार टपक रही थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये लोग वहां मार्शल आर्ट सीखने आए थे या फिर खूबसूरत लूना को देखने आए थे। इसके बाद लूना ने मंच से बोलना शुरू किया। नमस्ते छात्रों, उसकी आवाज साफ और स्पष्ट थी। नमस्ते राष्ट्रपति जी। सैकड़ों लोग चिल्लाए। इससे ध्रुव चौंक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी देश के शासक को बोलते हुए सुन रहा हो। आज मैं आप सभी से बात करने जा रही हूं कि मार्शल आर्ट क्या है। मार्शल आर्ट आपके शरीर को मजबूत कर सकता है और आपके जीवन को भी लंबा कर सकता है। मैंने एक 100 साल के आदमी को देखा है जो अभी भी ऐसे चल सकता है जैसे वह उड़ रहा हो। यही मेरा मतलब है कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से आपके भौतिक शरीर को लंबी उम्र मिलेगी। मार्शल आर्ट में अच्छा बनने के लिए अपने दिमाग को विकसित करना शुरू करें। आप मार्शल आर्ट में तभी कुछ हासिल कर सकते हैं जब आप अपना दिमाग सही दिशा में लगाएं। बेशक अगर आप मार्शल आर्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कुछ प्रतिभाशाली लोग केवल 3 साल के प्रशिक्षण से ऐसी बेजोड़ ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिन तक कोई सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में नहीं पहुंच सकता। बेशक मैं आप सभी को हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। भले ही आप कुछ हासिल न करें, कम से कम यह आपके शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है। मार्शल आर्ट की भावना चोट पहुंचाए बिना आक्रामकता को नियंत्रित करना है, जबकि अंतिम लक्ष्य संघर्ष करना और बीच का रास्ता निकालना है। मार्शल आर्ट हिंसा के बारे में नहीं है, न ही हत्या के लिए हत्या करना, न ही लड़ाई के लिए लड़ना। इसके बजाय यह किसी भी हत्या और लड़ाई को तुरंत रोकना, सभी प्राणियों की रक्षा करना और उनका बचाव करना, और केवल तभी उपयोग करना जब धक्का लगने की नौबत आए। दूसरों के प्रति विचारशील होना, मार्शल आर्ट को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना और एक ही सांस में स्वर्ग और पृथ्वी को मिलाना है। इसके बाद वह कई बातें कहती रही। ध्रुव को उसकी एक भी बात समझ में नहीं आई। वह क्या बकवास कर रही है? मैं यहां तकनीक सीखने, लड़ने का तरीका सीखने और रुख सीखने आया हूं। मैं यहां आपकी शेखी बघारने और बातें सुनने नहीं आया हूं। लंबी बातें सुनने के बाद भी उसे कुछ व्यावहारिक बात नहीं पता चली। लूना को अपनी बात खत्म करने में लगभग आधा घंटा लग गया। ध्रुव की तरह ही
दर्शकों में से अधिकांश लोग भी अचंभित थे। ये नर जानवर केवल 3 कैंपस बैले की लोकप्रियता के कारण यहां आकर्षित हुए थे। मार्शल आर्ट सीखने के लिए क्या? उन दिनों में पैसा कमाने के लिए यह एक बहुत ही सुरक्षित विकल्प था। ध्रुव लूना से काफी प्रभावित था। वह स्पष्ट रूप से बहरे कानों को उपदेश दे रही थी, लेकिन फिर भी वह इतने लंबे समय तक इतने दृढ़ विश्वास के साथ बोलने में कामयाब रही। यह कोई ऐसा काम नहीं था जिसे कोई साधारण व्यक्ति कर सकता हो। मैं अब प्रश्नों के लिए मंच खोलती हूं। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें, उनका उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं उन्हें तुरंत हल कर दूंगी, लूना ने कहा और अपने पैरों को मोड़कर मंच पर बैठ गई। प्रेसिडेंट शोरन, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ग्रैंड मास्टर्स आज भी मौजूद हैं? क्या यह केवल टेलीविजन शो और उपन्यासों में ही दिखाई नहीं देता? एक पुरुष छात्र ने खड़े होकर पूछा। वास्तव में ग्रैंड मास्टर्स उन ग्रैंड मास्टर्स से अलग होते हैं जिन्हें आप टीवी या किताबों में देखते हैं। यह कुछ ऐसा है जिससे आप तभी परिचित होंगे जब आप अपने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए अगर मैं आपको अभी भी सब कुछ समझाऊं तो भी आप इसे नहीं समझ पाएंगे, लूना ने जवाब दिया। राष्ट्रपति शोरन, क्या हमारे जैसे लोग कभी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में उच्च स्तर की साधना तक पहुंच पाएंगे? यह मुश्किल होगा। मार्शल आर्ट ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात सीखा जा सके। इसके लिए छोटी उम्र से ही लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी अगर सर्वश्रेष्ठ साधना अवधि से चूक जाता है तो उसे अपनी सीमाएं पार करनी होंगी। प्रेसिडेंट शोरोन, मैंने एक अफवाह सुनी है कि आप और राष्ट्रपति जैक्सन, जो कि एसआरयू के सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं, एक जोड़े हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जैक्सन ने यह भी कहा है कि वह किसी भी पुरुष को आपके पास आने की अनुमति नहीं देंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं? एक व्यक्ति ने हिम्मत से पूछा। उसका सवाल सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। वे सभी जानना चाहते थे कि लूना इस सवाल का क्या जवाब देगी। यह स्पष्ट था कि हर कोई इसके बारे में उत्सुक था। माफ करें, मैं मार्शल आर्ट से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। कार्यक्रम स्थल के अराजक माहौल से पता चल रहा था कि हर कोई लूना के जवाब से संतुष्ट नहीं था। तभी लॉबी से 2 और लोग, एक पुरुष और एक महिला, अंदर आए। जल्दी जल्दी कमरे पर नजर घुमाने के बाद वे ध्रुव के पास चले गए। ध्रुव के बगल में घुटनों के बल बैठे उस आदमी के घुटने आपस में जुड़ गए। मैं ध्रुव, मुझे खेद है, मुझे आपको नाराज नहीं करना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे और मेरे खिलाफ कोई द्वेष नहीं रखेंगे। अगर आपको यह ठीक लगे, क्या आप लूथर परिवार के सामने मेरे लिए कुछ अच्छा कहने में मदद कर सकते हैं? ऋषभ ने विनती करते हुए ध्रुव के बगल में घुटने टेक दिए। उस शुक्रवार की रात को सैंडी को अपमानित करने के बाद लूथर परिवार ने अगले ही दिन उसके माता पिता के सभी व्यवसायों पर हमला करना शुरू कर दिया। लूथर परिवार रिवर सिटी में इतना शक्तिशाली था कि उनके परिवार के सभी व्यवसाय उनके हमलों के तुरंत बाद दिवालिया हो गए। पिछले 2 दिनों में उसके माता पिता ने जिन भी लोगों से संपर्क किया था, उनमें से कोई भी संपर्क नहीं कर पाया था, कुछ भी। उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके बेटे ने लूथर परिवार की बेटी को नाराज किया था। उसने अपने माता पिता को भी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता उसके साथ क्या करेंगे। हालांकि उसने सब कुछ खो दिया था। उसके माता पिता दिवालिया हो गए थे और बैंक उनसे कर्ज वसूलना चाहता था। अब घर में मौजूद लगभग हर कीमती चीज बिक चुकी थी, यहां तक कि उन्होंने अपना घर भी खो दिया था। अब उसके परिवार की जिंदगी सड़क पर रहने वाले भिखारियों की जिंदगी से भी बदतर हो गई थी। उसके माता पिता के बाल रातों रात सफेद हो गए थे और वे इस समस्या को हल करने के लिए
अपनी जान लेने पर भी विचार कर रहे थे। इस पर विचार करने के बाद उसने यह निष्कर्ष निकाला कि उस रात ध्रुव के प्रति सैंडी के सम्मानपूर्ण व्यवहार के आधार पर ध्रुव ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसके परिवार को बचा सकता था। यदि ध्रुव ने लूथर परिवार से दया की याचना करने में उसकी मदद की होती तो उसके परिवार को अब संकट का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए वह काव्या को अपने साथ ध्रुव से मिलने ले गया और उससे वादा भी किया कि अगर ध्रुव उसके परिवार के लिए दया की याचना करने और उनके सामने मौजूद संकट को सुलझाने में मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो वह उससे तुरंत शादी कर लेगा। उसके लिए अब सम्मान महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। अगर वह अपने परिवार के सामने आ रही समस्या को हल कर सकता था तो उसे बस इतना करना था कि वह स्कूल बदल ले और उच्च और शक्तिशाली ऋषभ बना रहे। यदि संकट का समाधान नहीं हो सका तो उसके परिवार को ऐसी जिंदगी का सामना करना पड़ेगा जिसे कोई भिखारी भी नहीं चाहेगा। कमरे में प्रवेश करते ही ऋषभ का ध्रुव के सामने घुटने टेकना कई लोगों की दिलचस्पी जगा गया। हर कोई चारों ओर इकट्ठा हो गया और यह समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। क्या यह ऋषभ नहीं है? हॉल में मौजूद किसी ने ऋषभ को पहचान लिया। ऋषभ साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में कुछ हद तक प्रसिद्ध था। आखिरकार वह एक ट्रस्ट फंड बेबी था। वह भले ही सबसे अमीर ना हो लेकिन वह सबसे घमंडी था। वाह, यह ऋषभ है। क्या वह इतने सारे लोगों के सामने किसी के सामने घुटने टेक रहा है? यह व्यक्ति कौन है? सभी की निगाहें ध्रुव पर टिकी थीं। वे जानना चाहते थे कि किस तरह का व्यक्ति ऋषभ को सार्वजनिक रूप से घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर सकता है। ऋषभ को जब एहसास हुआ कि उसे पहचान लिया गया है तो उसका चेहरा जलने लगा। उसे अपने पूरे जीवन में कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा था। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके पूरे परिवार का भाग्य ध्रुव के हाथों में था। ऋषभ, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया है ना? मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगने का क्या मतलब है? ध्रुव ने खड़े होकर धीरे से कहा। अब जब सभी लोग इकट्ठे हो गए थे तो ध्रुव के पास खड़े रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिस्टर ध्रुव, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे लूथर परिवार से दया दिखाने और मेरे परिवार को जाने देने की विनती करने में मदद कर सकते हैं, अगर यह ठीक हो, ऋषभ ने कहा। लूथर परिवार तुम पर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि तुमने सैंडी को नाराज किया है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? इसके अलावा क्या हम करीब हैं? मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? ध्रुव ने जवाब में पूछा। ऋषभ को पता नहीं था कि ध्रुव के सवालों का जवाब कैसे दे। क्या वे निकट थे? उसने ध्रुव की गर्लफ्रेंड को उससे छीन लिया, ध्रुव को अपमानित किया, ध्रुव को खून की उल्टी करवा दी और यहां तक कि तस्वीरें कैंपस नेटवर्क और ग्रुप चैट पर पोस्ट कर दी, जिससे ध्रुव फैकल्टी के मजाक का पात्र बन गया। वे करीब कैसे हो सकते हैं? ये कहना अधिक सटीक होगा कि वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। काव्या ने ध्रुव को देखा। ऐसा लग रहा था कि जब से उनका ब्रेकअप हुआ है तब से वह बिल्कुल नए इंसान में बदल गया है। अतीत में अगर कोई उससे पूछता कि ध्रुव को सबसे अच्छी तरह कौन जानता है तो वह निश्चित रूप से वही व्यक्ति होती। हालांकि अब उसे एहसास हुआ कि वह ध्रुव को बिल्कुल नहीं जानती थी। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? इसके अलावा ध्रुव के पास ऋषभ के परिवार की मदद करने के साधन थे, इस हद तक कि ऋषभ घुटने टेक कर उससे माफी मांगने को तैयार था। क्या वह अब तक यह बात गुप्त रख रहा था? क्या वह अब तक अपने रिश्ते को परख रहा था? अफवाह यह थी कि कुछ ट्रस्ट फंड बेबी सच्चे प्यार की तलाश में गरीब लोगों का वेश धारण करने का आनंद लेते थे। यदि ऐसा होता तो फिर उसने क्या किया था? क्या उसने एक अत्यंत संपन्न ट्रस्ट फंड बेबी को छोड़ दिया था, जो कई डिजाइनर कपड़ों और पर्सों के माध्यम से अपनी असली पहचान गुप्त रख रहा था? इसके अलावा इस अति धनी व्यक्ति ने उससे प्यार किया था।
उसकी देखभाल की थी, उसे समायोजित किया था और उसे माफ कर दिया था। उसी क्षण काव्या को लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया है। उसने एक पेड़ के लिए जंगल खो दिया था। ऋषभ ने अपने पास खड़ी काव्या को पकड़ लिया और उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। ध्रुव, मैं... काव्या अब भी बोलने ही वाली थी कि ध्रुव ने उसे बीच में टोक दिया। काव्या, क्या तुम उसके परिवार को भी दया की गुहार लगाने में मदद करने की कोशिश कर रही हो? ध्रुव ने काव्या को घूरते हुए पूछा। ध्रुव, मुझे आशा है कि आप ऋषभ की मदद कर सकते हैं, काव्या ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। ध्रुव पहले ही उसे छोड़ चुका था। यदि वह इस अंतिम सहारे को नहीं पकड़ती तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम आशा करती हो? तुम अपनी आशा किस आधार पर लगा रही हो? मेरी पूर्व प्रेमिका के रूप में, मेरे हाई स्कूल के सहपाठी के रूप में, या ऋषभ की वर्तमान प्रेमिका के रूप में? ध्रुव ने मजाक करते हुए पूछा। तभी दर्शकों में से हर किसी को समझ में आया कि क्या हो रहा था। ध्रुव वह व्यक्ति था जो इतना क्रोधित हो गया था कि ऋषभ द्वारा उसकी प्रेमिका को उससे छीन लेने के बाद उसे खून की उल्टी हो गई थी। और वह वही व्यक्ति था जिसकी तस्वीरें ऋषभ ने ली थीं और कैंपस नेटवर्क और ग्रुप चैट पर पोस्ट कर दी थीं। तब से कितने दिन बीत गए। अब ऋषभ ध्रुव के सामने घुटने टेक रहा था, उससे मदद की भीख मांग रहे हैं। इतनी जल्दी हालात कैसे बदल गए? टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले नाटक भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ध्रुव लिंडेल, मैं आपसे विनती कर रही हूं, ठीक है? हमारे पिछले रिश्ते की खातिर क्या आप इस बार मेरी मदद कर सकते हैं? काव्या ने अचानक अपनी आवाज कम कर दी और विनती करने लगी। अब अगर वह ध्रुव को ऋषभ के परिवार के सामने आ रही समस्या को सुलझाने में मदद कर पाती तो वह ऋषभ से शादी कर पाती और एक समृद्ध और शानदार जीवन जी पाती। यह हमेशा से उसका सपना रहा है। जब वह ध्रुव के साथ थी तब भी उसका यही सपना था। हालांकि ध्रुव के उसके साथ बहुत अच्छे व्यवहार के कारण वह इसे पूरा करने में झिझक रही थी। अन्यथा जब ऋषभ ने उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था तब उसने ध्रुव को कभी भी किनारे नहीं किया होता। काव्या जेनसन, तुम्हें मुझसे भीख मांगने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी सभी को मुझसे भीख मांगने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें नहीं। मैंने इतने सालों में तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं कुछ डिजाइनर कपड़ों और पर्स के सामने कुछ भी नहीं हूं। मैं इतने सालों से अंधा हूं और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अलविदा। जब ध्रुव ने बोलना समाप्त किया तो वह चला गया। हालांकि ऋषभ ने उसके पैर पकड़ लिए। मिस्टर ध्रुव, यह मेरी गलती है, यह सब मेरी गलती थी। कृपया इस बार मेरी मदद करें। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो अब मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। ऋषभ ने ध्रुव के पैरों से लिपटकर रोते हुए कहा। अब ध्रुव ही उसकी आखिरी उम्मीद था। ध्रुव ऋषभ को एक तरफ धकेलने ही वाला था, तभी प्रवेश द्वार पर फिर से शोर मच गया। तुरंत ही एक अन्य व्यक्ति हॉल में आया। उसके पीछे लोगों का एक बड़ा समूह भी आया। सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति हॉवर्ड जैक्सन था, जो एसआरयू छात्र परिषद का अध्यक्ष और एसआरयू का सबसे सुंदर लड़का था। वह लूना शोरण का आधिकारिक प्रेमी भी था। वाह, राष्ट्रपति जैक्सन यहाँ हैं। मुझे यकीन है कि वे राष्ट्रपति शोरोन से मिलने आए हैं। वे संकाय के स्वर्णिम दंपति हैं। चलो चलो, चलकर देखते हैं। ध्रुव और अन्य लोगों को घेर कर खड़ी भीड़ तुरंत तितर बितर हो गई और हॉवर्ड तथा लूना को देखने के लिए दौड़ पड़ी। ध्रुव ने थोड़ा जोर लगाया और ऋषभ को रास्ते से हटाने में कामयाब हो गया। ऋषभ और काव्या को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव भी भीड़ के पास चला गया, यह देखने के लिए कि लूना क्या प्रतिक्रिया देगी। अभी अभी ध्रुव और ऋषभ के साथ जो कुछ हुआ था उससे लूना पर जरा भी असर नहीं पड़ा था। हॉल में कई 100 लोग थे, लेकिन उनमें से केवल 10 लोग ही ध्रुव और ऋषभ को देख रहे थे। उनमें से अधिकांश अभी भी पोडियम के आसपास खड़े थे और लूना का लाइव प्रदर्शन देख रहे थे। लूना मार्शल आर्ट क्लब के एक पुराने सदस्य के साथ लाइव प्रदर्शन दे रही थी। यह वही था जिसका सभी को इंतजार था।
क्योंकि वे कैंपस बेले के करीब जा सकते थे। हालांकि हॉवर्ड मंच पर चले गए और सदस्य से कहा, मैंने क्या कहा? किसी भी पुरुष को वहां जाने की अनुमति नहीं है लूना के करीब। क्या तुम्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा था? सर, माफ करना राष्ट्रपति जैक्सन, मैं अभी चला जाऊंगा, सदस्य ने कांपते हुए कहा। जब लूना ने कहा कि उसे एक प्रतिद्वंद्वी की जरूरत है, तो वह सबसे पहले आगे बढ़ा, क्योंकि वह इस खूबसूरत महिला के करीब जाना चाहता था। आखिरकार वे वास्तविक युद्ध में संलग्न होंगे। कई बार ऐसा होता था कि उनके शरीर का एक दूसरे के संपर्क में आना अपरिहार्य था। उसके विचार भी अशुद्ध थे। पहले हमेशा महिला सदस्य ही मंच पर आती थीं, लेकिन किसी कारणवश वह आज इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। सच कहूं तो लूना इतनी सुंदर थी कि उसे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। अब जब हॉवर्ड यहां था, तो वह थोड़ा दोषी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इसके अलावा हॉवर्ड छात्र परिषद के अध्यक्ष भी थे और अफवाह थी कि वे एक बहुत शक्तिशाली परिवार से आते हैं। उन्हें नाराज करना उनके लिए बुद्धिमानी नहीं होगी। ठहर जाओ, तुम्हें जाने की अनुमति किसने दी? हॉवर्ड ने उस सदस्य को आवाज दी जो जाने वाला था। पी राष्ट्रपति जैक्सन। थप्पड़! सदस्य अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि हॉवर्ड ने बीच में ही उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़! इसके तुरंत बाद एक और थप्पड़ पड़ा। थप्पड़! 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 हॉवर्ड ने उसके चेहरे पर 5 बार थप्पड़ मारे। पहले तो वह उसे थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन लूना ने उसे रोक दिया। हॉवर्ड जैक्सन, इसे बंद करो! लूना चिल्लाई। मिस लूना, मिस्टर जैचरी क्विन ने मुझे आपकी रक्षा करने और किसी भी आदमी को आपके पास आने से रोकने के लिए कहा था, लेकिन उसने मेरे आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत की। वह पिटाई के लायक है, जैक्सन ने कहा। फिर उसने सदस्य के शरीर पर एक जोरदार लात मारी। उस सदस्य को पेट में तीव्र दर्द महसूस हुआ और फिर उसने महसूस किया कि उसका शरीर भारहीन हो गया है और वह मंच से नीचे गिर गया। मंच जमीन से 1 फुट से ज्यादा ऊपर था। अगर कोई नीचे गिर जाए तो कम से कम उसे गंभीर चोट तो लगेगी ही। आसपास खड़े सभी लोग तुरंत भाग गए जब उन्होंने देखा कि कोई उनकी ओर उड़ रहा है। उन्हें डर था कि वे किसी निर्दोष व्यक्ति को चोट पहुंचा देंगे। केवल ध्रुव वहीं खड़ा रहा जहां वह था। जब ध्रुव ने देखा कि वह सदस्य उस पर गिरने ही वाला था, तो उसने अपनी बाहें फैलाकर उसे पकड़ लिया और फिर उसे मजबूती से फर्श पर गिरा दिया। हाँ? जब हॉवर्ड को दर्द की कोई चीख सुनाई नहीं दी, तो उन्होंने दर्शकों की ओर देखा और देखा कि उन्हें बचा लिया गया है। जैसे ही वह पूछने वाला था कि इतनी हिम्मत किसने की, उसने ध्रुव के चेहरे पर नजर डाली। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और घबराहट में उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह ध्रुव नहीं थे? फुलर गोल्डन सैंड्स में उस रात जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, उसे वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। टी फैक्शन के 8 महान लड़ाकों में से एक मिस्टर जैचरी क्विन, जिसे वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक मानता था, अपमानजनक हार का सामना करने के बाद अपनी दुम दबाकर वापस कैपिटल सिटी भाग गया था। अब कई दिन बीत चुके थे, लेकिन वह अभी भी इतना डरता था कि एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। वह व्यक्ति ध्रुव था, जो साउथ रिवर यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र था और जिसने मंच के पीछे खड़े होकर किसी की जान बचाई थी। इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद भी मिस्टर क्विन ने बदला लेने की हिम्मत नहीं की। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उनके जैसे छोटे किरदार को चींटी की तरह कुचल दिया जाएगा? अब वह क्या करे? उससे माफी मांगो? लेकिन यहां बहुत सारे लोग थे। अगर वह अब माफी मांगता है तो वह साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में अपनी बनाई छवि को बर्बाद कर देगा, है ना? अब वह यहां अपना चेहरा कैसे दिखा सकता है? फिर भी यदि वह माफी नहीं मांगता और दूसरे व्यक्ति को अपना गुस्सा उस पर निकालने के लिए मजबूर नहीं करता, तो उसे क्या करना चाहिए? वह ऐसा व्यक्ति था जिसे मिस्टर क्विन भी अपमानित नहीं कर सकते थे। खुद तो बिल्कुल नहीं। जो भी हो, तो क्या हुआ अगर सम्मान महत्वपूर्ण था? क्या यह उसकी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था? इसके अलावा यह उनका क्षेत्र भी था। उनके जैसे बड़े व्यक्ति को शायद उनके जैसे किसी व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होगी, जब तक कि वह माफी मांग ले, है ना? इस पर पूरी तरह सोचने के बाद हॉवर्ड ने कई कदम आगे बढ़ाए और फिर मंच से कूदकर ध्रुव की ओर चल दिए।
ध्रुव ने हाथ हिलाकर उस सदस्य को बुलाया जिसे हॉवर्ड ने मंच से उतार दिया था, ताकि वह किनारे खड़ी भीड़ में समा जाए। अब ध्रुव खड़ा होकर हॉवर्ड की आंखों में देखने लगा। हर कोई अपने सामने एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार था। जैसे ही वे हॉवर्ड को ध्रुव के साथ डील करते देखने के लिए तैयार हुए, हॉवर्ड जैक्सन, इसे बंद करो। अगर नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ शिष्टाचार भूलने के लिए दोष मत दो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें पीटने से डरूंगा क्योंकि तुम जैकरी के लोगों में से एक हो। जब लूना ने बोलना समाप्त किया तो वह कुछ कदम आगे बढ़ी ताकि वह मंच से उतर सके और हॉवर्ड को रोक सके। तभी हॉवर्ड ने कुछ ऐसा कहा जिससे वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उन्होंने देखा कि हॉवर्ड ने अपने हाथ जोड़े और ध्रुव को प्रणाम किया और फिर कहा, माफी चाहता हूं मैं ध्रुव, मुझे अभी जो करना था वह नहीं करना चाहिए था। मैंने यह नहीं देखा कि आप अभी वहां मौजूद थे। मुझे उम्मीद है कि आप उदार होंगे और मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे। मैं हॉवर्ड जैक्सन ईमानदारी से माफी मांगता हूं। मुझे खेद है। क्या क्या जो लोग इस नाटकीय मुकाबले का इंतजार कर रहे थे वे सभी स्तब्ध रह गए। इनमें लूना भी शामिल थी, जो इतनी स्तब्ध थी कि उसकी हालत स्थिर हो गई। हॉवर्ड जैक्सन कौन थे? एसआरयू छात्र परिषद के अध्यक्ष, एसआरयू में सबसे सुंदर लड़का। इसके अलावा ऐसी अफवाह थी कि वह एक बहुत ही शक्तिशाली परिवार से था। ऋषभ जैसे लोग जिनकी किस्मत नए पैसे से आई थी, उनके लिए अपने जूते साफ करने के भी लायक नहीं थे। एसआरयू में तो स्कूल को भी उनकी बातों पर ध्यान देना पड़ता था। फिर भी उसके जैसे व्यक्ति को झुककर ध्रुव से माफी मांगनी पड़ी। ध्रुव की पहचान क्या थी? इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि ऋषभ उसके सामने घुटने टेक चुका था। यहां तक कि हॉवर्ड जैसा प्रसिद्ध व्यक्ति भी उसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह थोड़ा डरावना था। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में इतना शक्तिशाली व्यक्ति कब से आ गया? लूना भी आश्चर्यचकित थी। आखिरकार हॉवर्ड जैकरी का आदमी था। टी गुड के 8 महान सेनानियों में से एक, जैकरी क्विन, अभी भी एक शक्तिशाली व्यक्ति था, भले ही वह अब कैपिटल सिटी में छिपा हुआ था। स्वाभाविक रूप से हॉवर्ड स्वयं कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यदि जैकरी ने उससे मिलने के बाद उसे अपने संरक्षण में लेने पर सहमति व्यक्त की। जिन वर्षों में जैकरी ने उसे उसकी निगरानी करने के लिए भेजा था, उसने जैकरी के अलावा किसी के साथ इतने सम्मान से व्यवहार नहीं किया था। उस स्थिति में क्या इसका मतलब यह था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति जैकरी के समान स्तर का था? लूना को वास्तव में टी गुड की आंतरिक घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर नहीं होती तो उसे पता चल जाता कि जैकरी कुछ समय पहले ही रिवर सिटी से दुम दबाकर भाग गया था। यदि वह इसे अपने सामने मौजूद छवि से जोड़ती तो वह यह निष्कर्ष निकालने में सफल हो जाती कि ध्रुव ही वह व्यक्ति था जिसने जैकरी को निर्वासित किया था। शोरोन परिवार एक छुपा हुआ कुलीन परिवार था। अगर उन्हें खुद को प्रचारित करने की कोई योजना थी तो उन्हें एक शक्तिशाली सुस्थापित परिवार के साथ काम करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार उन्होंने कैपिटल सिटी में स्थित क्विन परिवार पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। क्विन परिवार को भी हाल ही में अपने विकास में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी, विदेशी सहायता। इसलिए दोनों पक्षों में तुरंत दोस्ती हो गई। विवाह उनके सहयोग की एकता सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका था। यही कारण था कि दोनों परिवार चाहते थे कि लूना और जैकरी एक जोड़े बने और अपनी मजबूत साझेदारी को बनाए रखें। लूना लाभ के लिए शादी करने के सख्त खिलाफ थी। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह परिवार की इकलौती बेटी थी। उसे चुनने की आजादी नहीं दी गई थी और वह केवल वही स्वीकार कर सकती थी जो उसके परिवार ने उसके लिए तय किया था। झारी पहली मुलाकात में ही लूना पर मोहित हो गया था और दोनों परिवारों के प्रयासों के साथ उसने निर्णय लिया कि लूना ही उसकी पत्नी है। शुक्र है कि लूना अभी भी छोटी थी। उसने रिवर सिटी में विश्वविद्यालय में जाने का फैसला किया ताकि वह जैकरी से बच सके। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उस पर जासूसी करने के लिए किसी को भेजेगा। दूसरी ओर ध्रुव को यह उम्मीद नहीं थी कि हॉवर्ड उसके सामने झुककर माफी मांगेगा।
उसने सोचा था कि हॉवर्ड उसे मार देगा। ध्रुव ने खुद को इस तरह से तैयार किया था कि वह अपनी ताकत को नियंत्रण में रख सके और हॉवर्ड को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने से बच सके। आखिरकार उनमें से एक एससीसी का सदस्य था, जबकि दूसरा टी गुट का सदस्य था। एक तरह से वे दुश्मन माने जा सकते थे और उसने कुछ दिन पहले ही अपने मालिक की पिटाई की थी। उसने सोचा था कि अगर हॉवर्ड ने उसे मारने की हिम्मत नहीं भी की तो भी वह कम से कम उससे सख्ती से बात तो करेगा, है ना? क्या टेलीविजन शो में हमेशा ऐसा ही नहीं होता था? कब से दुश्मन एक दूसरे के पास आकर माफी मांगते हुए झुकने लगे हैं? उसे इसका क्या जवाब देना चाहिए था? सच कहूं तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ध्रुव ने खुद को कम आंका था। उसे हमेशा लगता था कि वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वास्तव में उसने जो शक्ति अभी प्रदर्शित की थी वह बहुत से लोगों को डराने के लिए काफी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो जयकरी इतनी अपमानजनक हार के बाद चुप नहीं रहता। यह टी गुट के 8 महान लड़ाकों में से एक के रूप में उसकी पहचान के अनुरूप नहीं था। इतने समय बाद भी उनके वापस न लौटने का एकमात्र कारण यह था कि उन्हें लगता था कि अगर वे वापस लौटे तो स्थिति पर ठीक से नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। यद्यपि टी गुट और एससीसी के बीच कुछ शत्रुता थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि टी गुट के सदस्य उन क्षेत्रों में नहीं जा सकते थे जिन पर एससीसी का नियंत्रण था, या एससीसी के सदस्य उन स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकते थे जहां टी गुट स्थित था। यह एक प्रतिष्ठा बचाने वाला मुद्दा था जो केवल दोनों दलों के उच्च अधिकारियों तक सीमित था, या कम से कम टी गुट के 8 महान सेनानियों और एससीसी के मुख्य सदस्यों के बीच था। जब एक पक्ष के उच्च अधिकारी बाहर जाते थे तो दूसरा पक्ष भी उनसे मिलने के लिए उपयुक्त सदस्यों को भेजता था। साधारण सदस्य जहां चाहे जा सकते थे क्योंकि कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता था। इससे पहले यदि चार्ल्स स्वयं को मुख्य सदस्यता में पदोन्नत कराने तथा अपने परिवार की गिरती स्थिति को सुधारने के लिए आतुर नहीं होते तो वे ऐसा दिखावा कर सकते थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। आखिरकार वह एससीसी का एक उच्च स्तरीय सदस्य मात्र था और उसकी स्थिति की तुलना टी गुट के 8 महान सेनानियों में से एक जयकरी की स्थिति से नहीं की जा सकती थी। वह एससीसी के तीनों प्रमुखों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। जैसे पानी अपने आप को उस बर्तन में ढाल लेता है जिसमें वह समाहित होता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। हॉवर्ड को नहीं लगता था कि उसने जो किया उसके लिए वह दोषी था और कोई भी उस पर हंसता नहीं था, भले ही वह ऐसा क्यों न करता हो। बात बाहर आ गई। ज्यादा से ज्यादा स्कूल में जो लोग नहीं जानते थे कि ध्रुव कौन था, वे उसे कायर ही समझते थे। इसके अलावा वह जल्द ही स्नातक होने वाला था। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, उसके स्कूल के साधारण लोग अपने जीवन काल में कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे जिस पर वह था। हॉवर्ड ध्रुव को झुककर प्रणाम करता रहा। ध्रुव की आवाज सुनने से पहले उसे सीधा होने की हिम्मत नहीं हुई। अब वह सिर्फ यही कर सकता था कि वह अपनी मुद्रा बनाए रखे। तभी ध्रुव को होश आया और उसने कहा, मिस्टर जैक्सन, आपके लिए यह अच्छा विचार होगा कि आप कम प्रोफाइल बनाए रखें। उस छात्र ने अभी कोई बड़ा अपराध नहीं किया था। क्या उस पर इतना कठोर होने की जरूरत थी? अगर मैंने उसे अभी नहीं पकड़ा होता तो उसे इतनी ऊंचाई से गिरने से गंभीर चोटें लग सकती थीं। आप रिवर सिटी में साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में हैं, कैपिटल सिटी में नहीं। जैसा कि कहावत है, कभी भी किसी से दोस्ती दिखाने पर उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। सामान्य नियमों के अनुसार खेलने के बजाय हॉवर्ड ने झुककर उससे माफी मांगने का विकल्प चुना, जिससे ध्रुव को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार उनके बीच कोई गहरी नफरत या नाराजगी नहीं थी। हाँ सर, मियाओ ध्रुव, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। तभी हॉवर्ड सीधे हुए और हमेशा की तरह सम्मानजनक लहजे में बोले। ऊब महसूस करते हुए
ध्रुव मुड़ा और चला गया। उसने शुरू में सोचा था कि वह कुछ तरकीबें सीख लेगा और अपनी ताकत पर नियंत्रण करना सीख जाएगा, लेकिन अंत में न केवल उसने कुछ भी नहीं सीखा, बल्कि वह एक बंदर की तरह महसूस कर रहा था, क्योंकि हर कोई उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसे घूर रहा था। ध्रुव के आसपास मौजूद हर व्यक्ति ने स्वतः ही उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह एक नाटकीय टकराव होगा, लेकिन यह बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। सभी लोग ध्रुव की पीछे हटती हुई आकृति को समान जिज्ञासा और सम्मान के साथ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज के बाद कोई और व्यक्ति एसआरयू में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब अपने नाम कर लेगा। ध्रुव को एक अज्ञात व्यक्ति से एसआरयू में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बनने में सिर्फ आधे महीने से थोड़ा ज्यादा समय लगा था। जिस गति से चीजें आगे बढ़ी थीं, वह अविश्वसनीय थी। कोई नहीं जानता था कि ध्रुव की गायब होती हुई आकृति को देखते हुए लूना के मन में क्या विचार चल रहे थे। जब ध्रुव ऋषभ और काव्या के पास से गुजरा तो वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अब उसका उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसा लग रहा था कि चाहे वह उससे कुछ भी कहे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। हॉवर्ड ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि ध्रुव उसे कोई परेशानी दिए बिना जा रहा है। उस रात ध्रुव की शक्ति को देखने के बाद से ही हॉवर्ड को ध्रुव का सामना करना बेहद तनावपूर्ण लग रहा था। जिन लोगों को मार्शल आर्ट की कोई बुनियादी जानकारी नहीं थी, वे समझ नहीं पाएंगे कि उस पर किस तरह का दबाव था। यह उतना ही भयानक था जितना कि किसी आम इंसान से किसी उच्च शक्ति का सामना करने के लिए कहना। मिस लूना, मीटर जैकरी ने मुझे आप पर नजर रखने के लिए कहा है और मुझे उम्मीद है कि आप खुद भी कुछ सम्मान और देखभाल दिखाएंगी। अगर एमी जैकरी को खुद आना पड़ा तो चीजें पहले जैसी सुखद नहीं रहेंगी। हॉल छोड़ने से पहले हॉवर्ड ने कहा, हॉवर्ड जैक्सन, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का क्या अधिकार है? वापस जाओ और जैकरी क्विन से कहो कि मैं अभी उससे शादी नहीं कर रही हूं। अब उसे मुझ पर नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं है, लूना ने गुस्से में कहा। जब हॉवर्ड ने मुड़कर देखा, हॉवर्ड चला गया। हालांकि लूना के साथ उनकी अंतिम बातचीत ने हॉल में बैठे उन छात्रों के मन में कई सवाल और धारणाएं पैदा कर दी जो उन्हें देख रहे थे। इसका क्या मतलब था? ऐसा लग रहा था कि हॉवर्ड को जैकरी क्विन नामक किसी व्यक्ति ने लूना पर नजर रखने के लिए भेजा था। क्या इसका मतलब यह था कि लूना शोरन पर पहले ही कब्जा कर लिया गया था? आप इस तथ्य से बता सकते हैं कि हॉवर्ड ने उस व्यक्ति को मिस्टर जैकरी क्विन कहकर संबोधित किया था कि वह कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं था। दाऊद की तुलना में कौन अधिक शक्तिशाली था? अब उनमें से अधिकांश लोग यही सोच रहे थे कि अगर ध्रुव लूना के साथ संबंध शुरू कर दे और मिस्टर जैकरी क्विन को एसआरयू में बुलाकर ध्रुव से मिलवा दे तो चीजें बहुत रोमांचक हो जाएंगी। हालांकि ध्रुव के रवैये के आधार पर ऐसा लग रहा था कि उसे एसआरयू की 3 कैंपस बेले में से सबसे खूबसूरत लूना शोरन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भवन से बाहर निकलने के बाद ध्रुव के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, न ही वह कक्षा में लौटना चाहता था। इसलिए वह खेल के मैदान के पास छोटे से जंगल में चला गया और खेल के मैदान पर पसीने से तर छात्रों को देखता रहा। उसने पिछले आधे महीने के अपने अनुभव के बारे में सोचा। यह सचमुच एक सपने जैसा था। शुरुआत में वह एक गरीब व्यक्ति था, लेकिन एक व्यवस्था के कारण उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब से यह सब हो रहा है। तभी ध्रुव के कान के पास एक तीखी और स्पष्ट आवाज गूंजी, क्या तुम ध्रुव हो? ध्रुव ने सिर घुमाकर देखा। लूना? वह उसे यहां ढूंढते हुए क्या कर रही थी? फिर भी उसने जवाब दिया, हाँ, क्या आप जैकरी को जानते हैं? लूना ने फिर पूछा, की तरह। क्या तुम दोस्त हो? दुश्मन? ओह,
जो लोग जैकरी के दुश्मन कहलाने लायक हैं वे कोई साधारण लोग नहीं हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हॉवर्ड तुमसे इतना डरता है। तुम गलत हो, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। लूना ने इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पूछा, क्या आप मार्शल आर्ट क्लब में शामिल होना चाहते हैं? शुरू में तो मैं भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन अब मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। क्यों? जब मैं कुछ सीख ही नहीं सकता तो मैं क्यों शामिल होऊं? ध्रुव ने सवाल का जवाब दिया। ध्रुव का जवाब सुनकर लूना थोड़ा क्रोधित हुई। यदि ध्रुव मार्शल आर्ट क्लब को नीची दृष्टि से देखता था, तो क्या वह क्लब अध्यक्ष के रूप में उसे भी नीची दृष्टि से नहीं देख रहा था? तुम्हें लगता है कि मार्शल आर्ट क्लब सिर्फ लड़कियों की लड़ाई है? तो क्या वाकई कोई प्रतिभा है? क्या आपने खुद नहीं कहा था कि अब मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में बहुत देर हो चुकी है? चूंकि हॉवर्ड तुमसे बहुत डरता है ध्रुव, और चूंकि तुम जैकरी को अपना दुश्मन मानते हो, इसलिए मेरा मानना है कि तुम बहुत मजबूत हो, है ना? क्या तुम मार्शल आर्ट क्लब में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर शामिल होना चाहते हो? लूना ने उसे आमंत्रित किया। मुझे खेद है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद आपको कोई और ढूंढ लेना चाहिए, ध्रुव ने जवाब दिया। ध्रुव, मुझे निजी तौर पर जयकरी की पत्नी नियुक्त किया गया है, इसलिए चूंकि तुम उसके दुश्मन हो, तो क्या तुम उसे नाराज नहीं करना चाहते, या शायद उसे शर्मिंदा करना चाहते हो? ध्रुव ने लूना की ओर देखा। ये लड़की पागल हो गई होगी। तुम्हारी उससे शादी न करने से मेरा क्या लेना देना है? क्या तुम मुझे बंदूक की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो, या बहाने की तरह? मैं मूर्ख नहीं हूं। यह बात किसी दिन उसे कष्ट देगी। वह केवल एक बार संयोग से जीता था। यदि उसे अपनी तुलना जयकरी से करनी होती तो वह बहुत पीछे रह जाता। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तुरंत खड़ा हो गया। ध्रुव की हरकतों से लूना थोड़ी उलझन में थी। क्या वे शत्रु नहीं थे? उसने सोचा कि ऐसा कहकर वह ध्रुव को क्लब में शामिल करने में सफल हो जाएगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि यदि ऐसा हुआ तो क्या हॉवर्ड हस्तक्षेप जारी रखेंगे। इसके अलावा हॉवर्ड की पिछली प्रतिक्रिया के आधार पर ध्रुव कम से कम जैकरी के बराबर था, है ना? यदि जैकरी आ गए तो यह बराबरी के प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक भयंकर लड़ाई होगी, और यह एक हार हार वाली स्थिति होगी। यह देखकर कि ध्रुव जाने वाला है, लूना ने हताश होकर तुरंत ध्रुव पर हमला बोल दिया। उसकी राय में ध्रुव लड़ाई में अच्छा था। इसके अलावा उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ध्रुव को उसके हमले को रोकने में सक्षम होना चाहिए। एक ओर वह ध्रुव की कुशलता का परीक्षण करना चाहती थी, दूसरी ओर वह ध्रुव को यह दिखाना चाहती थी कि मार्शल आर्ट क्लब में केवल लड़कियों की लड़ाई नहीं होती। वास्तव में इसका अपना महत्व है। ध्रुव अभी लूना के पास से गुजरा ही था कि उसने अपने पीछे तेज हवा का झोंका महसूस किया। क्या कोई उस पर हमला कर रहा था? उस समय उसकी इंद्रियां अत्यंत तीव्र थीं। यह सब अचानक हुआ, जबकि ध्रुव अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में बहुत कुशल नहीं था। इसीलिए उसके शरीर की सारी शक्ति अनियंत्रित रूप से बाहर निकल आई। यह पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति से हुआ था। उस समय उसकी शक्तियों को देखते हुए उसका पूर्ण विस्फोट अत्यंत भयावह हो सकता था। लूना को बस ध्रुव की आभा महसूस हुई, जो एक भयंकर तूफान की तरह उस पर बरस रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह समुद्र में एक सपाट नाव है, जिसे कभी भी विशाल लहरों द्वारा निगल लिए जाने का खतरा है। आश्चर्यचकित होकर लूना ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी कि एक चौड़े हाथ ने उसकी गोरी और पतली गर्दन को लोहे की चिमटी की तरह जकड़ लिया। लूना को घुटन महसूस हुई। वह रोना चाहती थी। ध्रुव तुरंत अपने होश में आया, और जब उसने स्वयं को लूना की गर्दन पकड़ते हुए देखा तो उसने झट से उसे छोड़ दिया। लूना ने अपनी गर्दन ढक ली और जोर जोर से खांसते हुए फर्श पर बैठ गई। उसके आंसू टूटे हुए बांध की तरह बह रहे थे। ध्रुव वहां अजीब तरह से खड़ा था।
उस क्षण उसने जो किया वह पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति पर आधारित था। बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला करने के लिए इस लड़की को दोषी ठहराओ। उसे कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कुछ देर खड़े रहने के बाद ध्रुव अंततः नीचे बैठ गया और उसने लूना की पीठ को धीरे से ठपठपाया ताकि उसे थोड़ा आराम महसूस हो सके। 1 या 2 मिनट के बाद लूना को अंततः राहत मिली और उसकी खांसी बंद हो गई। वह ध्रुव की ओर देखने के लिए मुड़ी। उसका सुंदर दिल के आकार का चेहरा और मंत्रमुग्ध करने वाली बड़ी आंखें लाल थीं। मेरा यह मतलब नहीं था मिस लूना। मुझे नहीं पता था कि आप मुझ पर पीछे से हमला करेंगी। मैंने सहज ज्ञान से ऐसा किया, ध्रुव ने थोड़ा अजीब ढंग से कहा। क्या आप यह कह रहे हैं कि यह पूरी तरह से मेरी गलती है? अगर आपने मुझे पहले ही मार दिया होता तो मैं ही इसके लिए कह रही होती। लूना ने थोड़ी कर्कश आवाज में पूछा, जो अब पहले जैसी तीखी और स्पष्ट नहीं थी। क्या मामला ऐसा नहीं था? हालांकि ध्रुव ने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। नहीं नहीं, मैंने ज्यादा प्रतिक्रिया दी। यह मेरी गलती है, मेरी गलती है, ध्रुव ने जवाब दिया। चूंकि यह तुम्हारी गलती है तो तुम क्या सुझाव देते हो कि हम क्या करें? अगर तुमने अभी थोड़ा और जोर से पकड़ लिया होता तो तुम मुझे मार सकते थे। मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मार्शल आर्ट क्लब सिर्फ लड़कियों की लड़ाई नहीं है। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तो फिर तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने पूछा। लूना ने कहा, मार्शल आर्ट क्लब में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हो जाओ और एक शर्त पर सहमत हो जाओ। ध्रुव ने इस बारे में सोचा और कहा, मैं मार्शल आर्ट क्लब में शामिल हो सकता हूं, लेकिन मैं आपकी शर्त नहीं मानूंगा। अगर आप मुझसे कहें तो क्या मुझे मर जाना चाहिए? चिंता मत करो, यह तुम्हारी अपनी इच्छा के विरुद्ध नहीं होगा। तुम इसे करना या न करना चुन सकते हो। अगर तुम इसे न करना भी चुनो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में हम ठीक है, लेकिन मैं पहले यह कहूंगा, मैं अपनी इच्छा से तय करूंगा कि इसे करना है या नहीं। जरूर, डील, लूना ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव ने लूना की मुस्कुराहट को देखा और सोचा कि शायद वह उसके झांसे में आ गया है। हालांकि यह सच था कि अगर उसने अभी थोड़ा और जोर से कस लिया होता तो यह खूबसूरत महिला मर जाती। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जल्द से जल्द अपनी शक्ति पर नियंत्रण करना सीखना होगा। ध्रुव इसलिए चले गए क्योंकि कुछ छात्रों को यह बात समझ में आने लगी थी कि क्या हो रहा है। वह नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग उन्हें जोकर की तरह देखें। लूना ने ध्रुव को जाते हुए देखा। हालांकि वह अभी भी थोड़ी स्तब्ध थी, पर अब उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।